नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एच.सी. वर्मा क्लास 9 फिजिक्स बुक का चैप्टर 3 फोर्स एंड एक्सलरेशन का एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। मतलब जितने भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, चाहे एमसीक्यू हो गए, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हो गए, सबका सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में इस चैप्टर का मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो यानी चैप्टर 2 डिस्क्राइबिंग मोशन और मेजरमेंट का भी देख लिया होगा। ठीक है, तो आइए हम बिना कोई समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया बाबू कि an unbalanced force acts on a body. The body must remain at rest, must move with uniform velocity, must be accelerated, must move along a circle. कहने का मतलब क्या है बाबू कि कोई बॉडी जो है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है बाबू? अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम तुमको तो सबसे पहले पता करना होगा कि अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। ठीक है बाबू, तो अनबैलेंस फोर्स जो है किसी वस्तु पर यदि लग रहा है, ठीक है, तो वह उस वस्तु को क्या करता है? रेस्ट से मोशन में ले आता है, नहीं तो मोशन से वह किस में ले आता है? रेस्ट में ले आता है। ठीक है, और उसमें वो कुछ ना कुछ उसमें उसमें क्या होता है? एक्सलरेशन होता है। ठीक है, फोर्स लग रहा है तो तुम जानते हो कि फोर्स है तो उसमें एक्सलरेशन। तो यदि किसी वस्तु पर अनबैलेंस फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो वह क्या होगा? रेस्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, वह क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इसलिए नहीं रहेगा, यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो इसका मतलब क्या है? उसका एक्सलरेशन क्या है? जीरो है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है? फोर्स में लग रहा है। तो जनरली जब फोर्स लगता है तो उसमें क्या होता है? एक्सलरेशन होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर तुमको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी मस्ट बी एक्सलरेटेड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है कि इफ ए बॉडी इज नॉट एक्सलरेटेड, यदि इफ ए बॉडी इज एक्सलरेट, क्या कर रहा है? वो बॉडी नहीं कर रहा है, तो नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, ए सिंगल फोर्स एक्ट ऑन इट। चलो, तब हम देखते हैं कि यदि यहाँ पर जो है जो चारों ऑप्शन जो है जो तुमको किससे रिलेटेड है? फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, और सब जो फोर्स है क्या है? अलग अलग फोर्स है। ठीक है, एक फोर्स में है अनबैलेंस फोर्स है, एक है रिजल्टेंट फोर्स है, एक है सिंगल फोर्स। तब हम समझते हैं बाबू कि क्या ऐसा पॉसिबल है उस वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स भी लगा रहे हैं और उसका एक्सलरेशन भी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, यानी एक्सलरेशन नहीं। तो ऐसा पॉसिबल है बाबू। कैसे पॉसिबल है? हम इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो कुछ वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं? इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस वस्तु पर क्या कर रहे हैं? 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और क्या है? और हम क्या कर देते हैं? और इस डायरेक्शन से भी हम क्या करते हैं? इस पर 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो यह वस्तु क्या कर रहा है यार? मूव नहीं ना कर रहा है बाबू। इधर से भी 3 न्यूटन का, इधर से भी 3 न्यूटन का। तो यदि हम यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहें, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर यानी टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? 0 न्यूटन। तो यानी क्या है? इस केस में क्या आ रहा है? फोर्स तो लग रहा है, मगर क्या हो रहा है? उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है 0 न्यूटन लग रहा है, इस चलते उसमें क्या आ रहा है? एक्सलरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु में बाबू ध्यान से सुनो, यदि किसी वस्तु में क्या हो रहा है? एक्सलरेशन हो रहा है। ठीक है, यदि किसी वस्तु में क्या कर रहा है? एक्सलरेशन हो रहा है, तो वह वस्तु में फोर्स कौन सा रहेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा। ठीक है, उस वस्तु पर कौन सा फोर्स लग रहा है? अनबैलेंस फोर्स। यदि एक्सलरेशन क्या हो रहा है? उसमें हो रहा हो। यदि किसी वस्तु में एक्सलरेशन यदि जीरो है, यानी वह उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? वह बॉडी जो है जो एक्सलरेट नहीं ना कर रही है, एक्सलरेट नहीं कर रही है, यानी उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? बैलेंस फोर्स ना। तो बैलेंस फोर्स का यहाँ पर ऑप्शन नहीं ना तुमको दिया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जरूर दिया है कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। यदि अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है? बैलेंस फोर्स ना। यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमको?
If no force acts on a body, it will get D-shaped, move with increasing speed, either remain at rest or move in a straight line or D break. ब्रेक यानी टूट जाए। यदि किसी वस्तु पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यदि कोई वस्तु पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, वह वस्तु पर क्या कर रहा है, उसका जो एक्सलरेशन है उस वस्तु पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो डी शेप्ड नहीं ना होगा बाबू। डी शेप्ड होने के लिए यानी उसको शेप में परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए ना। फोर्स में भी कौन सा फोर्स चाहिए, बैलेंस फोर्स चाहिए। इंक्रीजिंग स्पीड से कर रहा है, यदि स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो उसमें एक्सलरेशन पॉसिबल ना है, तो यहाँ पर फोर्स लग नहीं रहा है। अब क्या कर रहा है कि आइदर रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है, वह विराम अवस्था में, यानी उसका वेलोसिटी क्या है, शून्य है। यदि मूव भी कर रहा है तो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, यानी वो मूव क्या कर रहा है, विदाउट एक्सलरेशन के साथ मूव कर रहा है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ब्रेक यानी टूटेगा तो नहीं, बिना फोर्स के कोई वस्तु टूट नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कर रहा है, बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन one can hold a body whose mass is approximately equal to, क्या कर रहा है कि बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ, कितना फोर्स लगा रहा है, 1 न्यूटन ना। वन कैन होल्ड ए बॉडी हुज मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या कर रहा है कि फोर्स क्या कर रहा है, 1 न्यूटन का लग रहा है। तो कोई जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, कितना मास का जो होगा अप्रोक्सीमेटली अधिक से अधिक जो इक्वल होगा। ठीक है, चलो फोर्स अब क्या कर रहा है, 1 न्यूटन कह रहा है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को यदि हम ठीक से समझने का यदि प्रयास करें तो हमको क्या दे दिया है कि यदि 1 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं तो कोई बॉडी को क्या करना, होल्ड ए बॉडी। होल्ड ए बॉडी यानी क्या करना है, किसी बॉडी को हमें क्या करना है, पकड़ करके रखना है। वो भी कितना फोर्स लगाना है, 1 न्यूटन लगाना है, और उस बॉडी को क्या करना है, पकड़ करके रखना है। यदि किसी बॉडी को तुम पकड़ करके ऐसे करके यदि टांग करके रखोगे तो यानी क्या होगा, ऑटोमेटिक उसको अर्थ क्या होगा, नीचे की ओर खींचेगा ना, अर्थ उसको क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा। तो यानी हमें फोर्स दे दिया है कितना, एफ बराबर जो है 1 न्यूटन दे दिया है। ठीक है, और मास तुमको कितना दे दिया है, यही हमसे पूछ रहा है। और जी का वैल्यू दे दिया है ना, जी बोलो या ए बोलो, वो कितना है, या तो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर लें, या हम क्या पुट कर लें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यदि हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करेंगे तब क्या होगा, उसको हम देख लेते हैं। तो तो 1 न्यूटन है, एफ बराबर 1 न्यूटन है। तो एफ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एम ए होता है। तो 1 बराबर एम गुना ए, 10 हम पुट कर लेते हैं, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 के जी ना, के जी। यदि ग्राम में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 1/10 गुना 1000 ना, तो यानी कट गया, यानी 100 ग्राम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्या कर रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज parallel to the contact surface, perpendicular to the contact surface, inclined at 30 degree to the contact surface, inclined at 60 degree to the contact surface। तब हम यहाँ पर पुनः समझते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना, तो दो बॉडी के बीच बीच में जो रहता है बाबू, ठीक है, यदि कोई दो बॉडी है तो उसके बीच में फ्रिक्शन कैसे लगता है। यदि मान लीजिए हम गाड़ी, कोई कार है, इसको हम खिलौने वाला कार है, कोई भी कार चलाते हैं, तो क्या करते, उसका जो टायर है यानी जो चक्का है वो रोड से या जमीन से क्या करता है, कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो उसके क्या रहता है, पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस ना रहता है बाबू। ठीक है, परपेंडिकुलर तो रहता नहीं है और झुका हुआ तो रहता है। ठीक है, मेनली क्या रहता है, वह पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्वाइन फ्लिक्ड अक्रॉस ए टेबल स्टॉप्स। क्या कर रहा है, एक क्वाइन जो है यानी सिक्का को हम टेबल पर अक्रॉस ऐसे ही फेंक दिया तो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि उस पर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स न लग रहा है। तो क्या है यहाँ पर बताया जाए, ऑप्शन नंबर सी तुमको कह रहा है कि द टेबल एक जड़ से फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। द स्पीड ऑफ ए फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली। ठीक है, दिस इज बिकॉज जो स्पीड जो है, जो फॉलिंग बॉडी ऊपर से नीचे, उसका क्यों, उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज करता रहा है। उसका कारण क्या है बाबू, कि अर्थ जो उसे है वह क्या करता है, जी यानी क्या करता है, वह ग्रेविटी से खींचता है ना। ग्रेविटी यानी उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल
फोर्स बोलते हैं, जिसका हमें डिटेल में चर्चा किसमें करना है, नेक्स्ट चैप्टर में करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई वस्तु ऊपर से नीचे, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, गलत है ना, वेरी लाइट हल्का है, ये भी गलत है। एयर नहीं ना इस पर फ्रिक्शनल फोर्स करता है, कौन करता है, अर्थ ना अट्रैक्ट करता है। और जो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोलते हैं। आगे बढ़ जाओ। क्या कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द लार्जेस्ट इनर्शिया, पिन इंक बुक या बॉडी। तुम जानते हो बाबू, इनर्शिया जो होता है किसके रेशियो के समानुपाती होता है, मास और इनर्शिया दोनों का होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, इनर्शिया होगा। तो पिन का ज्यादा मास है इंकपोर्ट का, या तुम्हारा फिजिक्स बुक का, या तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे शरीर का ना बाबू, तो ऑप्शन नंबर का हो गया डी। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। क्या कर रहा है, व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स स्टैंडिंग ऑन इट लीन बैकवर्ड्स इन द बस, दिस इज एन एग्जाम्पल। क्या कर रहा है कि कोई बस जो है अचानक चलता है, तो क्या करता है, जो पैसेंजर है वो खड़ा है, वो क्या कर रहा है, वो बैकवर्ड यानी पीछे की ओर झुक जाता है। किसका उदाहरण है बाबू, लॉ ऑफ इनर्शिया ना, और लॉ ऑफ इनर्शिया कौन बताता है, न्यूटन फर्स्ट। तो यहाँ पर या तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलो, नहीं तो इसमें तुम क्या बोल सकते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों क्या है, एक ही चीज है। आगे बढ़ जाते हैं। A force of a given magnitude acts on a body, the acceleration of the body depends on फोर्स ऑफ ए गिवन मैग्नीट्यूड एक्ट्स है। फोर्स क्या कर रहा है, कोई मैग्नीट्यूड का फोर्स दे दिया है, वो बॉडी पर लग रहा है। तो एक्सलरेशन जो है जो बॉडी का किस पर डिपेंड करता है, मास पर, वॉल्यूम पर, डेंसिटी पर या शेप पर। देख लो बाबू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का जो है जो फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो एक्सलरेशन किस पर डिपेंड करेगा, ए बराबर क्या यहाँ से निकल जाएगा, एफ और एम। यानी एक्सलरेशन जो है एफ के क्या होगा, समानुपाती होगा, और मास का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक्सलरेशन सिर्फ एफ और एम पर नहीं डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर दे दिए, देखो तुम मास तो दे दिया है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर तुमको क्या दे दिया, फोर्स नहीं ना दिया है, तो यानी सिर्फ मास, यानी 10 का। आगे बढ़ जाओ। यदि इसमें तुमको क्या कहती, क्या कहता है, एक फोर्स भी देता तो क्या आंसर इसका हो जाता, फोर्स भी हो जाता। आगे बढ़, if a constant force acts on a body initially kept at rest, the distance moved by the body in time t is proportional to। इसको तो थोड़ा सा पहले तो क्वेश्चन सुधार करना पड़ेगा। टी के बाद क्या कर रहा है ऑप्शन में, ये 12 नहीं है, क्या है यार, टी स्क्वायर है, और ये क्या है, टी के पावर 3 है, और ये क्या है, टी के पावर 4 है। ठीक है, चल अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है कि कोई यदि कांस्टेंट फोर्स, सिर्फ एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, तो क्या कर रहा है, कोई बॉडी पर क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स है। वह बॉडी जो है इनिशियली शुरू में वो क्या थी, रेस्ट में थी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जो डिस्टेंस मूव किया होगा बॉडी ने, वो टाइम के टी के सापेक्ष में वह प्रोपोर्शनल हुई किसके, टी स्क्वायर के, टी क्यू के या टी फोर के। ठीक है, चल। तो तुम सब लोग जानते होगे बाबू कि एस जो है, ये 3 तुम लोगों ने मोशन में ही पढ़ा था। ठीक है, यदि टी के समानुपाती आ रहा है, ध्यान से सुनो, यदि टी के समानुपाती है तो उसमें एक्सलरेशन क्या होता है, 0 होता है। और टी स्क्वायर है, एस जो है यदि टी स्क्वायर है तो उसमें एक्सलरेशन होगा, उसमें भी एक्सलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन उसी को तुम बोल सकते हो। और एस और टी क्यू में इसमें क्या हो जाएगा, एक्सलरेशन इसमें भी होगा, मगर इसमें जो एक्सलरेशन है क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। ठीक है, तो अब यहां पर सवाल उठता है कि इसमें क्या होगा से। तो ध्यान दो, कांस्टेंट फोर्स में लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, यानी किसी वस्तु का मास तो चेंज होता नहीं है। यदि वस्तु को फोर्स में चेंजिंग लाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, एक्सलरेशन में ही चेंजिंग। यदि कांस्टेंट फोर्स है तो यानी एक्सलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट न हो जाएगा। एक्सलरेशन कांस्टेंट बोले या तो तुम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन या कांस्टेंट एक्सलरेशन किस में है, एस टी के स्क्वायर में ना।
तो यहाँ पे एस से क्या होगा, डिस्टेंस ना, तो यानी तुमको ऑप्शन नंबर क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आया हो। आगे बढ़ते, क्या कर रहा है कि द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ गिवन मास इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, मोमेंटम कह रहा है तो पी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एम भी होता है। ठीक, तो मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, मोमेंटम यहाँ पर मास है ना, तो एम बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, पी बटा भी। ठीक है, तो एम जो है यानी क्या करता है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी गिवन मास इज प्रोपोर्शनल। तो मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर ना। तो यहाँ पर जो है तुमको मास दिया है, मास तो दिया नहीं है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी भी नहीं, मगर यहाँ पर स्पीड दे दिया है ना बाबू, यहाँ पर यही तुमको क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा स्पीड। क्या कर रहा है कि द मास एंड स्पीड ऑफ फोर बॉडीज आर, ए ए बी सी डी है ना, इसमें है क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन, चलो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन तुमको तो देख लिया, तुम सब क्या कर रहा है कि द बॉडी विद द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम किसका होगा, तो हम देख लेते हैं। ये बॉडी दे दिया है, इसका मास 1 kg ना, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम इसका जो है मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, पी बराबर एम भी ना, तो यहाँ पर तुमको मोमेंटम सबका निकाला हुआ है। तो ए का क्या हो जाएगा 10 ना, ए गुना 10, बी का क्या हो जाएगा 2 गुना 9 18, सी का 3 गुना 8 24, और डी का क्या होगा 28। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, डी का ना, तो यानी तुमको ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट द linear momentum of a system cannot be changed, cannot remain constant, can be changed only if internal force acts, can be changed only if external force act। तो अब यहां पर हो जाएगा बाबू कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यानी चेंज, यानी जो मोमेंटम है किसी वस्तु का जो है क्या कहता है, वह कंजर्व रहता है, कंजर्व मतलब संरक्षित रहता है, यानी मोमेंटम क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, वह ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, चलो, यानी क्या कर रहे हैं कि यदि हम ऊपर से सपोज करो कि यदि हम 3 फीट या 4 फीट के माले बिल्डिंग है उससे हम कूद रहे हैं, तो कूदे कूदे क्या होगा, तुम्हारा शरीर का कुछ मोमेंटम होगा, वो क्या होगा, नीचे गिरेगा तुम, तो नीचे गिरोगे तो क्या होगा, वही मोमेंटम क्या होगा, या तो धरती माता ले लेगी, नहीं तो तुमको स्वयं पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। यदि ऊपर से तुम नीचे कूदते हो तभी मिट्टी जो होगा, मिट्टी का जमीन होगा, तो तुम क्या होगा, कुछ तुमको पैर पर मोमेंटम वही वापस आएगा और कुछ जमीन के नीचे चला जाएगा, तो यानी मोमेंटम क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो रहा है। सिंपल, यदि क्रिकेट बॉल को कैच कर रहे हो तो उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्रिकेट बॉल जो है तुमको तेजी से आ रही है, तुम कैच रोकने के बाद उसका हाथ पीछे की करते हो ना, तो यानी क्या करते हो, उसको मोमेंटम को क्या करते हो, शून्य करने का प्रयास करते हो। तो क्या कर रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, क्या बताता है कि लिनियर मोमेंटम ऑफ ए जो सिस्टम है वो क्या करता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या करता है, वह चेंज नहीं होता है, हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट भी नहीं रहता है। वह बदलती कैसे रहता है उस पर हम देखते हैं। कांस्टेंट रहता है बाबू, देखो इसमें क्या है, यदि 10 km/s यदि इसका मोमेंटम है, तो यहाँ पर भी यदि हम टोटल ऐड कर लेंगे तो 10 km/s होता है। मगर क्या होगा, यदि उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स यदि हम लगा देते हैं, ठीक है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स यदि हम लगा देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, उसका जो है मोमेंटम जो है यानी सिस्टम का वह क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, चलो, यानी कांस्टेंट कब रहेगा, यानी यदि तुम लैंग्वेज में लिखना चाहो कि कांस्टेंट कब रहेगा, तो कांस्टेंट कब रहेगा, जब उस पर जो है नो एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रहा हो। ठीक है, उस पर क्या कर रहा हो, नो एक्सटर्नल फोर्स यदि कार्य कर रहा हो, तब वह उस स्थिति में उसका जो मोमेंटम होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
ठीक है। यदि कोई फोर्स कार्य कर रही है, यदि एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रही है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो तुम लोग समझ गए हो कि आखिर मैंने ऑप्शन डी ही क्यों चुना। ठीक है, क्योंकि डी बताता है कि यदि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसका मोमेंटम क्या, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। और यदि क्या करा है, एक्सटर्नल फोर्स क्या करा है, यदि उसका जीरो है तो क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो डिपेंड किस पर कर रहा है, मोमेंटम पर ही ना। आगे बढ़ रहा लो, यदि तुमको लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो, जैसे पूरा डिटेल में लिखता है कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, द लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। जो मैंने तुमको समझाने का प्रयास किया था, लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है सेम बॉडी पर लगता है या डिफरेंट बॉडी पर लगता है या किस पर लगता है। ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स जो है हमेशा क्या रहता है बाबू, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन में जो है बॉडी जो होगा, वर्जन नहीं। ठीक है। चल, बाकी सब कुछ ठीक है। तब यहाँ पर हम यदि देखना चाहें तो क्या होगा, एक्टिव जो रिएक्शन फोर्स है, यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स है। देख लो, जैसे मान लो कि हम एक्शन रिएक्शन फोर्स का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हम किसी को चाटा, तो चाटा मारेंगे तो हमारा हाथ तो उसका गाल, दो को वस्तु हुआ। नहीं तो इससे नहीं समझ में आ रहा तो उससे चलो, नाव पर कहते हम नाव पर टहल रहे हैं, नाव से नदी क्रॉस कर रहे हैं, किनारे पर आकर हम उछल गए तो क्या होगा, मेरे और नाव के बीच में हुआ एक्शन रिएक्शन फोर्स। सिंपल। तो यानी क्या होगा, सेम बॉडी पर नहीं ना बाबू, डिफरेंट बॉडी पर ना, नाव हुआ और आदमी हुआ, यहाँ पर तुम्हारा हाथ हुआ और उसका गाल हुआ। आगे बढ़ते, कंसीडर ए पॉटर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विथ ए सूटकेस विच प्रिस, यहाँ पर थोड़ा सा, विथ ए सूटकेस विच विच ब्रेसेस, यहाँ पर हो जाएगा भीच। ठीक है, यहाँ पर क्या है, WHICH है भीच, और क्या है, प्रेसेस, भीच प्रेसेस हिज हेड। Consider a potter standing on a platform with a suitcase which presses his head with a force of 200 Newton. Take this force X. Take this force as action. यहाँ पर as the reaction force is exerted by EXERTE. चल, तो यानी कोई कह रहा है, कोई पॉटर उसका नाम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वो भी किसके क्या लेकर के, सूटकेस लेकर के। और सूटकेस जो है उसको हेड को क्या कर रहा है, नीचे की ओर दबा रहा है, कितना न्यूटन फोर्स के, 200 न्यूटन फोर्स के। तो एक्शन द रिएक्शन फोर्स, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सिंपल थोड़ा सा समझ लो। सूटकेस जो है, सूटकेस उसके क्या है, हेड पर ना है, मान लें कि हेड है और इसके ऊपर क्या है, सूटकेस है। तो सूटकेस हेड को क्या कर रहा है, नीचे की ओर दबा रहा है, तो हेड सूटकेस को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर दबा रहा है। ठीक है, तो हेड ऑन द सूटकेस ना, ठीक है, यानी जो है हेड जो है, जो सूटकेस पर ना फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर देख लो, हेड जो है सूटकेस पर लगा रहा है, सूटकेस तो वो हेड को नीचे की ओर दबाई रहा है, कितना फोर्स है, 200 न्यूटन से ना, तो हेड लगा रहा है किस पर, सूटकेस पर, यानी ऑप्शन नंबर। क्या करा कि पास्कल इज यूनिट है, तो पास्कल किसका यूनिट होता है भाव, प्रेशर का ना, पास्कल किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। और एक और जो हो जाता है प्रेशर का यूनिट, एक और क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, एक बटा ए ना, यानी न्यूटन और मीटर। एक और यूनिट होता है, इसी को क्या बोलता है, बोला जाता है पास्कल। आगे बढ़ जाओ। द बायंट फोर्स ऑन ए बॉडी एक्ट्स इन, तो बायंट फोर्स जो है हमेशा क्या रहता है, नीचे की ओर लगता है।
ठीक है, बाइंड फोर्स हमेशा क्या लगता है, नीचे की ओर लगता है, हमेशा क्या रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद है 19। क्या कह रहा है, द बाइंड फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। तो बाइंड फोर्स जो है जो हमेशा किस में रहता है, लिक्विड में जनरली रहता है। लिक्विड कहने का मतलब क्या है, गैस आ जाता है और क्या हो जाता है, और जैसे देख लो बहु, एक हो जाएगा वाटर समझो, या जितने भी लिक्विड टाइप है, दोनों में क्या करता है, बाइंड फोर्स लगता है, फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर ध्यान दो, तो बाइंड फोर्स जो है उसमें लगता है, तो बाइंड फोर्स क्या करता है, यदि हम किसी लिक्विड में यानी वाटर में किसी वस्तु क्या करें, डुबोते हैं, तो डुबोते हैं तो क्या करता है, नीचे से क्या करता है, ऊपर की ओर क्या करता है, फोर्स लगता है। ठीक है, वो क्या फोर्स लगता है, नीचे से ऊपर की। तो यहाँ पर जो है तो बाइंड फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर ना, तो यानी वर्टिकली क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बी, ए बी सी डी मान। ये बॉडी फ्लैट्स इन ए लिक्विड इफ द बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स जो है बॉडी को फ्लैट करने में कैसे मदद करता है, यहाँ पर देख लो, थोड़ा कलर अलग ले लो। तो जी कोई बॉडी जो है ऊपर तैर रहा है, यानी क्या हुआ, जितना वो बॉडी का जो वेट होगा और बाइंड फोर्स जितना लग रहा है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यदि वेट जो है और बाइंड फोर्स दोनों क्या होगा, यदि इक्वल होगा, तब वह क्या करेगा, वह फ्लैट करेगा। नहीं तो इसका दूसरा कंडीशन हो जाएगा, क्या क्या होगा, एक बाइंड फोर्स क्या हो, जो बॉडी वेट है उससे क्या हो, ज्यादा हो। ये जो बॉडी है, बॉडी वेट से क्या हो, बाइंड फोर्स क्या हो, ज्यादा हो। यदि हम बाइंड फोर्स को यदि हम बी एफ से सूचित कर लें, ठीक है, और उसको हम क्या कर लेते हैं, बॉडी वेट को बॉडी डब्ल्यू बी से। ठीक है, तो यदि बॉडी वेट है वो वस्तु जो है बाइंड फोर्स से क्या हो, ज्यादा हो, यदि मान लीजिए ये क्या है, यदि ज्यादा है, तो वो इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु क्या हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, और ये एक और टर्म है उसको हम दूसरा कलर से लिख देते हैं। और यदि क्या हो, बाइंड फोर्स क्या हो, ज्यादा हो, यदि बाइंड फोर्स ज्यादा हो तो वह क्या करेगा, फ्लोएट करते रहेगा। ठीक है, यानी तैरते रहेगा। अब क्या होगा, यदि बराबर होगा तो क्या होगा, तो बराबर होगा तो उस वस्तु को हम जैसे छोड़ देंगे वैसे ही रहेगा। यदि बराबर है उस वस्तु को यदि हम ऊपर छोड़ दिए, ठीक है, उस वस्तु को हम क्या कर दिए, ऊपर छोड़ दिए, तो वह क्या करेगा, ऊपर भी वो क्या करेगा, तैरते रहेगा। यदि बीच में ला करके छोड़ दिए तो वह बीच में ही रह जाएगा। ठीक है, तो यदि बराबर भी हो जाएगा तो वही वस्तु फ्लोट कर सकता है, मगर कंडीशन है क्या है कि हमको यदि ऊपर रखेंगे तो ऊपर रहेगा, नीचे कर देंगे तो नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में यदि बेटर ऑप्शन जो पूछना चाहो, तो हमेशा जो है जो यदि बाइंड फोर्स जो है उसके वेट से क्या हो, यदि ज्यादा हो तो तब क्या हो, यदि बाइंड फोर्स क्या हो, यदि उससे क्या हो, ज्यादा हो तो क्या करोगा, आसानी से फ्लोट करेगा। यदि इक्वल होगा तब भी क्या हुआ है, फ्लोट करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी सही। ठीक है, और यदि बाइंड फोर्स ज्यादा लग रहा है तो एक और होगा, यदि किसी वस्तु को यदि हम जबरदस्ती भी डुबाएंगे तभी क्या होगा, ऊपर ही आ जाएगा। जैसे है यदि कोई हल्का गेंद है प्लास्टिक का, ठीक है, उसको जबरदस्ती जल में फोर्स लगा करके डाल डाल करके छोड़ दो, कुछ देर बाद देखोगे तो वह वापस क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका में जो बाइंड फोर्स लगा रहा है गेंद पर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है किसके अपेक्षा, गेंद की। तो उम्मीद करता हूँ तुमको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया।